चलो, so let us start with the topic we have started last time. तो एक बार चलो फटाफट रिवाइज करेंगे लास्ट टाइम हमने क्या क्या किया था. Good evening, sir. Good evening. Okay, so चलो एक बार रिवाइज करो फटाफट क्या क्या किया था हमने लास्ट टाइम. What is the value of what is the formula for specificity at constant volume? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम पास मत करो फटाफट. Yes, what is the formula for CV? d theta upon n dt. dq. Yeah, dq. dq upon ndt. N dt. Okay, and what is it for CP? dq upon n dt, same, second q. क्या दोनों में? CV निकालने के लिए हमको वॉल्यूम कांस्टेंट रखना पड़ता है, जबकि CP निकालने के लिए प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ता है. Okay, what is the relationship between CP and CV? Can you tell me? CP is equals to CV plus R. CP equal to CV plus R. Yes. And for monoatomic gas molecule, what are the values of CV and CP? कौन बताएगा? What are the values of CV and CP for monoatomic gas molecule? मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए CV का वैल्यू होता है सर आप म्यूट हो गए हो. Okay. Yes. What are the values of CV and CP for rigid diatomic molecule? CP is 9/2 R and CV is 7/2 R. I'm saying rigid diatomic molecule. Sir, CP is 7/2 and CP is 7/2 R and CV is 5/2 R. 5/2 R, right. And what is the value of CV and CP for a non-rigid diatomic molecule? मतलब vibrating diatomic molecules.
Sir, CV is 7/2R and CP is 9/2R. यस, तो उस केस में गैमा के भी वैल्यूज जो है वो अलग अलग बनते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, जैसे कि हम जानते हैं। तो उसके हिसाब से जो गैमा के वैल्यूज कभी 5/3 बनता है और कभी 7/5 बनता है और कभी 9/7 बनता है। अकॉर्डिंगली यू कैन सी। जस्ट वेट, एक मिनट के लिए वेट करो।
ओके, तो चलो स्क्रीन पे आई होप सभी को स्क्रीन देखने में आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. सो बेसिकली अभी हम ये देखेंगे कि जो लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस for monoatomic gas, the gamma value or CV value is actually 3 by 2 R and CP value is 5 by 2 R and even gamma का जो वैल्यू है वो बनता है 5 by 3 और ये हो गया मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल क्या है? हेलियम, नियॉन, argon, argon, krypton, and so on. so on मतलब गैस नहीं है। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए CV का ही वैल्यू बनता है 5 by 2 R, रिमेम्बर, एंड CP का जो वैल्यू है वो बनता है 7 by 2 R and gamma becomes actually equal to 7 by 5 which is numerically equal to 1.4 and here it is decimal में ये बनता है 1.67. It actually is recurring but we can round it up to 1.67 for the diatomic. डायटोमिक में भी दो टाइप के आते हैं। डायटोमिक में एक आता है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है जो वाइब्रेट नहीं हो सकते। तो ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो CV वैल्यू होता है 5 by 2 R और CP वैल्यू होता है 7 by 2 R और गामा का वैल्यू 1.4 और इनके एग्जांपल्स क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हल्के हल्के लाइक गैसेस है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो डायटोमिक नॉन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी हाँ वाइब्रेटिंग डायटोमिक वाइब्रेटिंग, जिसको नॉन रिजिड भी कहा जाता है। वाइब्रेटिंग मतलब नॉन रिजिड। तो ऐसे केस में CV का ही वैल्यू बन जाता है 7 by 2 R and automatically CP which has to be R greater than that becomes actually 9 by 2 times of R and then we can get the gamma to be simply equal to ये बनता है 9 by 7 जो कि 1.29 के आसपास आ जाता है। और इनके एग्जांपल्स जो है वो है जो हेवी गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड या दूसरा है इसका एग्जांपल क्लोरीन गैस और आयोडीन एंड सो ऑन। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स में जो एटम का बीच में का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा रहता है और वो चेंज होने का भी मार्जिन यहाँ पे बन जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन चालू हो जाते हैं और वाइब्रेशन स्टार्ट होने की वजह से ही यहाँ पे जो ये गैसेस है इनका CP और CV का वैल्यू ज्यादा हमको मिलता है और गामा का भी वैल्यू इन शॉर्ट इस तरह से 1.29 के आसपास मिल जाता है। तो ये हर एक गैस का जो अपना अपना जो गामा का वैल्यू है, मतलब हर एक टाइप के गैस का, मोनोएटॉमिक टाइप के गैस का गामा का वैल्यू 1.67 होता है। डायटोमिक रिजिड गैस का मॉलिक्यूल जो है उसका गामा का वैल्यू 1.4 के आसपास होता है और डायटोमिक नॉन रिजिड मतलब वाइब्रेटिंग वाले मॉलिक्यूल का जो गामा का वैल्यू है वो 1.29 के बराबर होता है। और गामा सबको पता है ऑलरेडी, गामा मतलब होता क्या है एक्चुअली? इट इज द रेशियो ऑफ CP to CV and that's why this gamma is very important. It's called as the adiabatic constant. Remember, इसको adiabatic constant बोला जाता है याद से। तो अभी ये देखते हैं हमेशा कि एक सिंपल सी बात देखो यहाँ पे कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का CV का वैल्यू 3 by 2 R है और CP का वैल्यू 5 by 2 R है और डायटोमिक गैस का जो CV का वैल्यू 5 by 2 R और CP का वैल्यू 7 by 2 R है। इसका मतलब ये सीधा मतलब ये हो गया कि मोनोएटॉमिक गैस, क्योंकि CV और CP मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट्स है ना।
तो स्पेसिफिक हीट माना होता क्या है ना कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका मतलब अगर हम 1 मोल अगर ये मोनोएटॉमिक गैस का अगर ले लेंगे और 1 मोल अगर डायटोमिक गैस का अगर ले लेंगे, तो इन दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है, तो क्या इसको ज्यादा हीट लगेगा? डायटोमिक गैस को 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा, जबकि वहां पे ही मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल को उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कम अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा। ये सीधी बात हो गई ना। इसका मतलब उसका रीजन क्या है ये हम समझ सकते हैं आराम से कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो होता है, मोनोएटॉमिक गैस का जो मॉलिक्यूल होता है वो हमेशा, ये सपोज एक मॉलिक्यूल है मोनोएटॉमिक गैस का, उसके पास एक ही ऑप्शन है, एक तो वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो द मॉलिक्यूल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस कैन मूव आइदर इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो मोशन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, और इसीलिए उसको जो भी हम हीट देंगे तो वो मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और उसकी वजह से हर एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब, और उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। कम अमाउंट ऑफ हीट देने से भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। बट डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि डायटोमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है वो बना रहता है 2 एटम्स से। जैसे देखो यहाँ पे ये 2 एटम्स सपोज है यहाँ पे, तो इन दोनों एटम्स से वो डायटोमिक मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब ये 2 एटम्स जो है वो मूव तो कर ही सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव तो कर सकते हैं, नो डाउट, but at the same time they can rotate also about an axis which is perpendicular to the axis line joining them, and even ये भी axis के about रोटेट हो सकते हैं आराम से। और इसकी वजह से हम देख पाते हैं यहाँ पे कि ये रोटेशंस की वजह से ही क्या होता है ना कि इनके अंदर एनर्जी एकोमोडेट करने का या एनर्जी एब्जॉर्ब करने का ज्यादा टेंडेंसी आ जाता है। एक्स्ट्रा टेंडेंसी जो आता है यहाँ पे, जो ये एनर्जी ज्यादा एकोमोडेट कर सकते हैं, इवन 1 डिग्री सेल्सियस से ही इस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इनको ज्यादा हीट लगता है। तो वो एक्स्ट्रा हीट किधर जाता है? वो एक्स्ट्रा हीट एक्चुअली रोटेशन में कंज्यूम हो जाता है, रोटेशनल मोशन के अंदर वो एकोमोडेट हो जाता है। दैट मींस दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव एन ऑप्शन टू एकोमोडेट द एनर्जी, मोर ऑप्शन और मोर फ्रीडम टू एकोमोडेट द एनर्जी, दैट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के फॉर्म में भी ये एनर्जी एकोमोडेट कर सकते हैं, जो कि ये नहीं कर सकते हैं। इनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रोटेशन मोशन के अंदर अपना एनर्जी अकोमोडेट करते हैं, इसलिए इनका स्पेसिफिक हीट कम हुआ करता है और इनका स्पेसिफिक हीट जो है वो ज्यादा हुआ करता है, जो कि हम यहाँ पे रिजल्ट में देख रहे हैं। और इससे भी आगे जाके अगर वही 1 मोल हम किसी नॉन रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल का अगर कंसिडर करते हैं, जो कि वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर है, तो उनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका जो स्पेसिफिक हीट है वो इससे भी ज्यादा होता है। ये जो नॉन वाइब्रेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है उनसे भी ज्यादा स्पेसिफिक हीट इनका होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्चुअली बने हुए होते हैं 2 एटम्स से, जो कि वाइब्रेट भी कर सकते हैं आपस में। तो ये वाइब्रेशंस देखो ठीक से, अभी ये जो मॉलिक्यूल्स है ये नो डाउट ये ट्रांसलेट तो करेंगे ही करेंगे, नो डाउट, इवन रोटेट भी तो करेंगे जरूर। इस एक्सिस के अबाउट ये मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट तो करेगा ऑब्वियसली। तो ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल के अलावा ये मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट भी करेंगे, और वाइब्रेट करने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि और एक डायमेंशन मिल जाता है, और एक तरीका मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करने का। और इसलिए जब हम इनको एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो वो हीट ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके भी टेम्परेचर में इतना ज्यादा चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि इनके बारे में हम देख सकते हैं कि से, तो इनके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये जो टेम्परेचर इवन 1 डिग्री सेल्सियस से ही इनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लगता है, क्योंकि इनके पास 3 तरीके हैं हीट एब्जॉर्ब करने के। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, किधर भी वो मूव कर सकते हैं, दूसरा रोटेशनल मोशन, वो घूम सकते हैं, तीसरा ऑसिलेटरी मोशन, जो वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो वाइब्रेशंस के अंदर भी उनका एनर्जी अकोमोडेट होता है, और उसकी वजह से ही इनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होता है हीट एब्जॉर्ब करने का,
and actually the tendency of a body to absorb the heat itself is called as specific heat, and that's why these vibrating diatomic molecules have more amount of specific heat, whereas rigid diatomic molecules have somewhat less amount of specific heat, whereas monatomic molecules have least amount of specific heat. और इससे भी आगे जाके हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में. अभी देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या. पॉलीएटॉमिक में ट्राइएटॉमिक भी आ जाते हैं, टेट्राएटॉमिक भी उसमें आ जाते हैं, पेंटाएटॉमिक, हेक्साएटॉमिक, और कितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर तो भी वो पॉलीएटॉमिक के अंदर आ जाता है. अब देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसको समझना है उसको हमको. देखो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर सपोज उसमें हम देखते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल, तो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल का भी दो टाइप्स आते हैं, क्योंकि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल एक तो लीनियर भी हो सकता है या तो नॉन लीनियर भी हो सकता है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो पता चलता है कि इट्स अ लीनियर वन. जैसा कि तुमको केमिस्ट्री में पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा हुआ करता है, बीच में कार्बन होता है और आजू-बाजू में ऑक्सीजन होते हैं दोनों, राइट. और इसकी वजह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये होने के लिए तो वैसे ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर है. और लीनियर होने की वजह से देखो फिर से हमको एक बार ये कंसिडर करना पड़ता है कि ये मॉलिक्यूल लीनियर होने की वजह से इसका जो रोटेशन है वो दो ही एक्सिस के अबाउट सिग्निफिकेंट होगा. देखो ठीक से ये जो मॉलिक्यूल है वो कौन से एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकता है, तो अगर देखेंगे तो पता चलेगा एक तो ये एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो उनके बीच में से पास होने वाली लाइन के अलावा है, और दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके अबाउट ये रोटेट हो सकते हैं आराम से, नो डाउट. लेकिन ये जो तीसरा एक्सिस होता है जो उनमें से ही पास होता है, ये मॉलिक्यूल्स में से जो पास होने वाला एक्सिस है, इसके अबाउट उसका जो रोटेशन है वो इनसिग्निफिकेंट होता है. This rotation will called as spinning, and because of that this spinning will not contribute any moment of inertia or kinetic energy, and that's why the kinetic energy will be composed of these two only. ये दो ही इसमें kinetic energy composed होगा या significant होगा. और इसकी वजह से यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर इसके हमको निकालने हैं तो पता चलेगा इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एक तो ट्रांसलेशनल के जो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो तो 3 है, वो तो नो डाउट वो तो होते ही हमेशा ही होते हैं. तो 3 ट्रांसलेशनल के डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 रोटेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए टोटल जो है वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे मिल जाते हैं हमको. तो इस मॉलिक्यूल को 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, क्योंकि वो इवन इफ इट इज ट्राइएटॉमिक बट स्टिल इट इज हैविंग 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम. बट अभी देखो यहाँ पे कि कभी-कभी क्या होता है कि कोई मॉलिक्यूल जो है वो लो टेम्परेचर पे वाइब्रेशन नहीं करता है, लेकिन एक टेम्परेचर जब थोड़ा बढ़ाया जाता है तो हाई टेम्परेचर्स पे वाइब्रेशनल भी चालू हो जाते हैं. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमको कंसीडर करना पड़ता है. तो ऐसे केस में वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर करने पड़ेंगे. तो उस केस में हम देख सकेंगे यहाँ पे कि कितने रिलेशंस है. देखो ठीक से कितने रिलेशंस है यहाँ पे, O और C के बीच में एक रिलेशन है और C और O के बीच में एक दूसरा रिलेशन है. तो ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन, ऐसे मिलके 2 रिलेशन हमको दिख रहे हैं यहाँ पे. और इस वजह से हम यहाँ पे अगर इन दोनों मॉलिक्यूल्स को अगर इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि सपोज हमारा ये कार्बन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मॉलिक्यूल है बीच में, और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है. तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स को हम बोलेंगे रिलेशन. एक्चुअली बॉन्ड नहीं, बल्कि ये दोनों के बीच में जो बंधन है या उसको क्या बोलेंगे, एक रिलेशनशिप है, तो उसको ही हम रिलेशन गिनेंगे. डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. एक्चुअली ये जो एक रिलेशनशिप है ये एक स्प्रिंग का काम करने वाला है, इसलिए उसको हम रिलेशन बोलने वाले. देखो ये एक स्प्रिंग का काम करेगा सपोज, और ये दूसरा स्प्रिंग का काम अगर करेगा, तो ये स्प्रिंग जो है वो उसके 2 टर्म्स बनेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो उसकी वजह से उसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर ही हो गए. और ये दूसरा वाला जो स्प्रिंग है उसके भी 2 टर्म्स आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के, और उसकी वजह से वहां पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ गए. तो हर एक स्प्रिंग जो है ना वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है, और उसकी वजह से टोटल वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे टोटल वाइब्रेशन के 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए. देखो ठीक से वाइब्रेशन के 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो वाइब्रेशन के साथ करेस्पॉन्ड करते हैं. और उसकी वजह से इस मॉलिक्यूल के अगर वो वाइब्रेटिंग है
तो उसके टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बनेंगे वो रहेंगे 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल और 4 वाइब्रेशनल, जिससे ये बन जाएगा 9 एक्चुअली। तो ये हम समझ सकते हैं। और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है वो और एक टाइप का होता है जिसको हम देख सकते हैं आराम से। ये एक ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल तो हमने देख लिया अभी। दूसरा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है नॉन लीनियर। देखो ठीक से, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में कौन आएगा? H2O। देखो ठीक से, इसमें भी नॉन लीनियर में भी देखो क्या होता है, समझो इसको ठीक से। ये नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर में भी एक होते हैं H2O या SO2 या H2S। ये ट्राइएटॉमिक है लेकिन नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि इनको हम बोल सकते हैं इस तरह से कि ठीक से, ये जो मॉलिक्यूल्स है ये H2O, क्योंकि इनका अगर हम ड्रॉ करेंगे ठीक से तो हमको पता चलेगा ये सपोज एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है सपोज, और ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्ड होता है या कुछ ना कुछ एंगल होता है। इसकी वजह से हमको इनको ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये सपोज H है, ये भी H है और ये सपोज O है। तो इसमें H2O मॉलिक्यूल जो है वो नॉन लीनियर होते भी, मतलब ट्राइएटॉमिक होते भी नॉन लीनियर है। तो इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके जैसा नहीं निकाला जा सकता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो ठीक से, तो एक तो इसके जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, तो वो तो 3 ही है, नो डाउट। अभी रोटेशनल की अगर बात करते हैं तो दिस मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट either x axis or it may rotate about y axis or it may rotate about z axis also। तो किसी भी तीन एक्सिस में से किसी भी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो सकता है, और इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट का उसका रोटेशन जो है वो स्पिनिंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो ट्रायंगुलर मॉलिक्यूल है और इसकी वजह से स्पिनिंग कभी नहीं होगा। तो इसलिए इस केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि रोटेशनल के भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ठीक से, ये ट्रांसलेशनल के 3 और रोटेशनल के 3, तो मिला के कितने हो गए? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अगर वो नॉन वाइब्रेटिंग है तो देखो ठीक से, नॉन वाइब्रेटिंग मतलब रिजिड है सपोज, तो उस केस में हम बोल सकते हैं इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 6 बनता है। एंड दिस हैपेंस फॉर लो टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर। But if suppose the same molecule is taken to a high temperature, then its vibrations also start, and in that case it will not be a non-vibrating, but it will actually be the vibrating molecule. And because of that vibrating molecule, we can say that the total degree of freedom here will actually be, देखो अभी यहाँ पे 3 और 3 ये तो रहेंगे ही, नो डाउट। लेकिन अभी सोचो कि वाइब्रेशन के कितने होंगे, वाइब्रेशन के कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। तो उसके लिए हम समझ सकते हैं आराम से कि ये जो है ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, तो ये तीन एटम से ये मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इन दोनों के बीच में भी एक स्प्रिंग लगा हुआ है, जिनके कारण अभी यहाँ पे जब वाइब्रेशन होंगे तो ये स्प्रिंग जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा और ये दूसरा स्प्रिंग जो है वो भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा। बिकॉज एवरी स्प्रिंग कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वन पोटेंशियल एंड वन काइनेटिक। ये भी स्प्रिंग जो है पोटेंशियल काइनेटिक ऐसे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेगा। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर विल बी 3 plus 3 plus 4, which is going to be simply 10 in this case। ये जो इस टाइप का जो मॉलिक्यूल है जो कि नॉन लीनियर है और ट्रायंगुलर है, लेकिन रिलेशंस उसमें 2 ही है, 2 ही रिलेशंस है, तो इस केस में हम बोल सकते हैं इस तरह से। अभी लेकिन देखो नॉन लीनियर में ओजोन भी तो आता है। देखो ओजोन ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जो मॉलिक्यूल है वो ओजोन भी तो है ना, बट ओजोन में और H2S या SO2 या H2O में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस ये है कि O3 के अंदर ना, जो अगर सपोज हम देखेंगे तो उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, इसमें ये हो गया उसका
एक ओजोन मॉलिक्यूल सपोज इस तरह से बना हुआ है, ये ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन और ये तीसरा ऑक्सीजन। अभी ओजोन के बारे में खासियत ऐसा है कि इसमें ना देखो ठीक से, यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी एक बॉन्ड होगा और इन दोनों के बीच में भी बॉन्ड है। तो याद है तुमको ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इन तीनों ऑक्सीजन के दो दो वैलेंसीज है। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, ये यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है और यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। तो ऐसे केस में ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक स्प्रिंग बनता है, यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग यहाँ पे है और यहाँ पे तीसरा स्प्रिंग है। और इसकी वजह से अगर हम रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल की बात करते हैं तो नो डाउट वी कैन से दैट द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3 ओनली एंड रोटेशनल के भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। समझा क्यों? क्योंकि दिस ओजोन मॉलिक्यूल कैन रोटेट अबाउट आइदर एक्स एक्सिस और इट कैन रोटेट अबाउट वाई एक्सिस और it may rotate about z axis, and none of these axes, rotation about none of these axes can be called as spinning, and that's why all three are equally significant, equally important, and that's why we can say that rotation के 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके अंदर है। तो टोटल तो 6 बनते हैं अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो, ठीक है। लेकिन अगर सपोज वो वाइब्रेट करता है तो उस केस में हम देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे 3 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। ये एक स्प्रिंग जिसका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिला के 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर ही बन जाएंगे, मतलब 2 टर्म्स वहां पे आ जाएंगे। और यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग है जिसके पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मिला के 2 टर्म्स वहां पे आ जाएंगे। और ये तीसरा स्प्रिंग मिलके यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इसकी वजह से हर एक स्प्रिंग जो है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब होता ही क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व इन द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। तो इस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो उसमें 3 टर्म्स ट्रांसलेशनल के आएंगे, 3 टर्म्स रोटेशनल के आएंगे और वाइब्रेशन के कितने टर्म्स आएंगे पता है? ये स्प्रिंग के 2 टर्म्स, ये स्प्रिंग के 2 टर्म्स और ये स्प्रिंग के 2 टर्म्स, मतलब टोटल हो गए 6 टर्म्स एक्चुअली। और इसके कारण हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी 3 + 6 which is going to be simply 12 in that way. So in this case we can say that the ozone molecule will have actually 12 degrees of freedom just because it has 3 relations in this way. तो अभी यहाँ पे आखिर बात किसके ऊपर आके गिरती है? क्योंकि देखो अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, ऐसे मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो उनके 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो होने ही वाले ही है और रोटेशन के भी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो रहने वाले ही है, नो डाउट। लेकिन फर्क किस में पड़ता है? वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर पड़ता है। और इसीलिए हमको वाइब्रेशन के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं वो निकालना बहुत जरूरी है और वो भी डिपेंड करता है रिलेशंस कितने हैं। सिर्फ मॉलिक्यूल्स में, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके ऊपर ही सिर्फ डिपेंड नहीं करता है। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी 3 एटम्स थे, या H2S जो है, H2S, SO2, H2O, इनमें भी 3 एटम्स थे और ओजोन में भी तो 3 एटम्स है। लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो वाइब्रेशन के यहाँ पे 4 ही है और जबकि यहाँ पे 6 है। तो ये किसकी वजह से हो गया? ये जो स्प्रिंग्स जो है, कितने स्प्रिंग्स बनते हैं? एवरी स्प्रिंग्स कंट्रीब्यूट्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम and because of that we have to consider how many springs are going to be there, and that the number of springs is called as relations, remember. And if we can say that there are number of relations, suppose for example F relations are there, then we can immediately calculate the degrees of freedom and of oscillation and it will be 2F. ये सीधी बात हम समझ सकते हैं आराम से। तो अगर हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में अगर बात करते हैं, चलो अभी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। What is polyatomic molecule? Which contains large number of atoms in a molecule. तो एक मॉलिक्यूल के अंदर हमको पता नहीं कितने मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। जैसे लाइक दिस, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, बहुत सारे जो नंबर ऑफ एटम्स है इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए तो इसको हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी जरूरी नहीं कि हर एक के अंदर रिलेशन होना ही चाहिए। हो सकता है कि इनके बीच में रिलेशन है, इनके बीच में बॉन्ड है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, या इनके बीच में एक बॉन्ड है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इनके बीच में एक है और इनके बीच में है और यहाँ पे है। बस इतने ही रिलेशन है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग अपॉन रिलेशंस। तो अगर हम ये पूरा मिला के अगर बोल देंगे कि देयर आर F रिलेशंस, देखो ठीक से F रिलेशंस आर देयर,
रिलेशंस। रिलेशंस मतलब क्या, ये जो यहाँ पे लिख रहा है ये यहाँ पे मे बी डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर सपोज डबल बॉन्ड भी अगर होगा तो भी उसको हम एक ही रिलेशन में गिनेंगे। यहाँ पे सपोज ट्रिपल बॉन्ड अगर बनता है, ये सपोज यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो भी उसको हम क्या कहेंगे, एक ही रिलेशनशिप गिनेंगे, बिल्कुल। तो इसलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि रिलेशन माना रिलेशन, इसलिए उसको हम बॉन्ड नहीं बोल रहे। बॉन्ड अगर बोलते हैं तो फिर ये डबल बॉन्ड को 2 गिनना पड़ता, ट्रिपल बॉन्ड को 3 गिनना पड़ता, बिल्कुल नहीं। ये जो पूरा ट्रिपल बॉन्ड है उसको हमको एक ही रिलेशनशिप गिनना है। तो ऐसे कितने रिलेशनशिप्स है इन सभी एटम्स के बीच में, तो वो अगर हम मान लेते हैं F, तो उस केस में ये जो रिलेशन है, एवरी रिलेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय अ स्प्रिंग लाइक दिस हियर। तो ये हर एक रिलेशन जो है वो एक एक स्प्रिंग बनेगा, और उसकी वजह से जैसे ये F स्प्रिंग्स हमको मिलते हैं, तो F स्प्रिंग्स जो है वो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट करेंगे, तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे 2F इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये समझा क्यों? बिकॉज एवरी स्प्रिंग contributes 2 degrees of freedom, and that's why 2F degrees of freedom will be contributed by F springs or F relations actually. And because of that only, this polyatomic molecule will have a degrees of freedom which is obtained to be. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा इसका, तो 3 ट्रांसलेशनल का फिक्स्ड, 3 रोटेशनल का फिक्स्ड, और प्लस वाइब्रेशन का हमको पता नहीं कितना है, it depends on relations. And if we assume that F relations are there, then 2F degrees of freedom will contribute to the oscillation. तो oscillation के जो है वो 2F degrees of freedom यहाँ पे आ जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे total degrees of freedom जो है वो बन जाएगा 6 plus 2F. Remember, this is going to be the degrees of freedom, or you can say degrees of freedom of polyatomic molecule. Remember. तो अगर इसको हम D बोल देते हैं, D मतलब degree of freedom, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और ये रिलेशंस, इनके बीच में ये सीधा रिलेशन हमको मिल गया, D is equal to 6 plus 2F, नो डाउट। बट अभी यहाँ पे देखते हो कि जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? व्हाट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी? टेल्स अस that the total energy of a molecule is equally divided in all its degrees of freedom, and each degree of freedom corresponds to the energy of half kTs here. तो ये जो हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो हाफ kT इतना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है, करेस्पॉन्ड करता है, और इसकी वजह से यहाँ पे एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है तो वो कितना बनेगा? अगर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना बनेगा, कैसे निकालेंगे? तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6 plus 2F है, और हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ kT इतना काइनेटिक एनर्जी करेस्पॉन्ड करता है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल बनेगा D times हाफ kT, जिसको कि हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में सिंपली D/2 kT, करेक्ट है। बट एज वी नो दैट D इज ऑलरेडी टू बी प्रूव्ड दैट 6 plus 2F, तो अगर वो डाल देंगे यहाँ पे तो हमको मिल जाएगा हाफ ऑफ 6 plus 2F into kT, करेक्ट है। तो ये यहाँ पे मिल गया, D का वैल्यू हमने डाल दिया। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा हाफ ऑफ, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल सकते हैं आराम से, और हमको अंदर में बचेगा 2 into 3 plus F simply into kT as it is, so that we can get this the next step. 2 cancel, and what we are left with simply is एक मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी है, yes, 3 plus F into kT. ओके, तो ये तो चलो हो गया एक मॉलिक्यूल का ना काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल का इतना है, तो एक मोल का कितना होगा वो भी हम निकाल सकते हैं आराम से। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मोल, 1 mole of a gas, क्योंकि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, तो इसलिए इस पूरे को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवोगाड्रोस नंबर से, जो कि N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि K is itself defined as R upon N0, राइट। तो इससे अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे तो यहाँ पे K into N0 बन जाएगा R, और इसीलिए एक मॉलिक्यूल मोल का जो काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम U से डिनोट कर सकते हैं, तो वो बन जाता है 3 plus F into R into T, करेक्ट है। जैसा कि ये पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी तो हमको मिल गया टोटल, अभी इसको हमको डिफरेंशिएट करना है so that we can get the CV, because already 1 mole तो कंसीडर किया ही है। तो अगर हम इसका CV का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो अगर यूज करेंगे, क्या है CV का फॉर्मूला? CV is always equal to du upon n dt,
बट सिंस n इज इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 होने की वजह से यहाँ पे cb का वैल्यू क्या बनेगा, du अपॉन dt बनेगा सिंपली, क्योंकि ये n ऑलरेडी 1 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये बन जाता है du by dt दैट इज इक्वल टू cv। तो du by dt निकालने के लिए सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो इससे हमको ये मिल जाएगा 3 प्लस f इंटू r। ये सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो cv का फॉर्मूला बनता है। एंड वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ cv वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ cp ऑल्सो। तो ये cv का वैल्यू मिल गया, तो cp का वैल्यू क्या मिलेगा, तो cp का वैल्यू हमको मिलेगा cv प्लस r, which is going to be simply 3 plus f into r plus r। अभी क्या होगा, r can be taken common, so that we get this as 3 plus f plus 1 into r, which becomes actually 4 plus f into r, so that cp actually becomes equal to 4 plus f into r। क्या था समझा ठीक से? And once we get this cp and cv, we can just take the ratio so as to get gamma, which is going to be cp upon cv, so that we get this as cp, which is 4 plus f into r and divided by 3 plus f into r, so that r gets cancelled and what we are left with is simply 4 plus f upon 3 plus f। So this becomes the final result for gamma। तो ये जो gamma का जो वैल्यू है वो हमको इस तरह से मिल जाता है। For polyatomic gas molecule, the gamma is given by 4 plus f divided by 3 plus f। Remember this gamma जो है, gamma can also be expressed in terms of d। d मतलब क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट है। तो अगर हम यहाँ पे d और f के बीच में रिलेशनशिप अगर देखते हैं ठीक से, ये जो देखो ठीक से, ये जो रिलेशनशिप है हमारे पास d और f के बीच में का, तो वो अगर हम यूज करेंगे यहाँ पे एज इट इज, तो d इक्वल टू 6 प्लस 2f, राइट। तो यहाँ पे d इक्वल टू 6 प्लस 2f अगर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, कैंट वी एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ d, गामा को d के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, चेक करो एक बार। अगर इसमें से d2 कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 3 प्लस f, करेक्ट है। एंड इफ यू कैन राइट दिस 3 प्लस f एज d by 2, करेक्ट है, d by 2 can be written as 3 plus f। But if you want to express gamma in terms of d, then we will have to express this as, तो इस 4 plus f को हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1 plus 3 plus f ऐसा लिखना पड़ेगा, राइट। और ये जो 3 plus f है डिनोमिनेटर में वो तो वैसे ही रहेगा, चलो ठीक है, ये 3 plus f वैसे ही रखा। अभी इसको क्या करना है, इसको हमको सेपरेट आउट करना है। ये ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे ना तो गैमा हमारा बन जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस एफ सिंपली, प्लस 3 प्लस एफ अपॉन 3 प्लस एफ, तो इट विल बी कैंसल्ड एंड इट विल बी 1, डायरेक्ट लिखो 1, तो बन जाएगा 1। तो अभी इसके भी आगे जाके ये 3 प्लस एफ का लेकिन वैल्यू क्या है, अगर देखो ठीक से, तो ये देखो 3 प्लस एफ का वैल्यू है d by 2, and if we replace it by that, then we can be able to find out the value of gamma in terms of d, that is, see, gamma becomes equal to यहाँ पे 1 upon d by 2 and plus 1, which can also be written as gamma is equal to 1 plus, अब यहाँ पे d by 2 का रेसिप्रोकल क्या बनता है, 2 by d बनता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 2 by d। This is going to be the relationship between gamma and d, where d is called as degree of freedom and f is denoted by the relations, number of relations, remember। So we can express this gamma in terms of number of relations also, and even we can express it in terms of degrees of freedom also। So once we get the degree of freedom, we can immediately get the value of gamma easily in this way। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है, these are the important relationships। ओके, सो देखो एक बार तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या क्या हमने किया है। यस
देखो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह वो सब हमने किया, मेयर्स रिलेशनशिप प्रूव किया, और उसके बाद क्या किया था, मोनोएटॉमिक गैस के लिए किस तरह से Cv का वैल्यू, Cp का वैल्यू 3/2 r 5/2 r होता है वो देखा, गामा का वैल्यू 5/3। डायटोमिक गैसेस के लिए हमने प्रूव किया कि गामा इज इक्वल टू 7/5, एंड देन वाइब्रेटिंग वाले डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए गामा का जो वैल्यू है वो 9/7 वो भी हमने देखा। और फाइनली पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, तो पॉलीएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो गामा का वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशंस, इट इज 4+f अपॉन 3+f, ये हमने अभी देखा। और इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 1+2/t, नो डाउट। तो ये सब चीजें हमने देखी। अभी यहाँ पे एक जो मेजर चक है इस चैप्टर के अंदर का वो खत्म होता है, जिसको हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं, वो पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इससे आगे जो है रेडिएशन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे चालू होता है। हम देख सकते हैं क्लियरली रेडिएशन वाला जो पार्ट है वो इसके आगे चालू होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो भी कुछ हमने किया है तो उसका इसके आगे जो भी हम करेंगे उसके साथ इतना ज्यादा संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक जो मेजर चक है इस चैप्टर के अंदर का वो यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो पार्ट है वो यहाँ पे एंड होता है, जबकि यहाँ पे एक नया टॉपिक चालू होता है जिसको हम रेडिएशन बोलते हैं, जिसके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है अभी। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। What is radiation? All of you know that there are 3 modes of conduction, modes of heat transfer, correct? What are the modes of heat transfer? Conduction, convection, and radiation. Yes. Conduction, convection, and radiation. These are the 3 modes of heat transfer. And we have seen in the conduction is the slowest process in 11th standard. We have seen that. Conduction is the slowest process. Convection is somewhat faster than it, and radiation is the fastest one. तो और ये भी हमने देखा है कि कंडक्शन के अंदर जो है ना वो there is a no migration of molecules, but just a vibration of molecules. The conduction takes place due to vibration of molecules, and in convection there is a migration of molecules. The molecules themselves move from one point to other point, taking up the heat and distribute it there, and that's why convection takes place. And radiation, what is radiation? कौन बताएगा? इसको याद है? What is radiation? The emission of heat in the form of electromagnetic waves. भूल गए क्या? याद है सभी को? The emission of heat in the form of electromagnetic waves is called as radiation. But उससे भी आगे जाके मैं पूछना चाहता हूँ कि which type of electromagnetic waves is consists of is called radiation. रेडिएशन में कौन से टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं? यस, Infrared rays यस, एग्जैक्टली, माइक्रोवेव्स, and UV एग्जैक्टली। rays. यूवी नहीं, रिमेंबर, माइक्रो, यस, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड रेज, ये दोनों ही जो है कंबाइंडली आर कॉल्ड एज रेडिएशन। रिमेंबर, रेडिएशन के अंदर जो है ना तो एक तो आते हैं इंफ्रारेड रेज जो कि रेड के बाद आते हैं, और दूसरा आता है माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स भी उसके अंदर ही आ जाता है, नो डाउट। बट अल्ट्रावायलेट रेज नहीं आते, बाकी कोई भी रेज नहीं आते क्योंकि उनका प्रॉपर्टी वैसे नहीं है। इन दोनों को मिला के रेडिएशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके प्रॉपर्टीज ही ऐसे है। क्या है प्रॉपर्टीज इनके? कि व्हेनेवर दीस रेज आर इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो उस सब्सटेंस का वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, और इसकी वजह से इनको हम बोलते हैं they are the radiations. These two waves are combinedly called as radiation. Remember. And चलो ठीक है, अभी कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में तो हमने काफी कुछ डिस्कस किया है लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में। Let us talk about radiation in detail. Here we can सबसे पहले एक बात हम ये बोल सकते हैं कि radiation is the fastest process because it takes place at the rate of 3 × 10⁸ meter per second. That is the speed of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद है? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी उनका यही है कि दे ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ meter per second, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज सपोज्ड टू बी फास्टेस्ट वन। तो सबसे फास्ट प्रोसेस जो है हीट ट्रांसफर का वो रेडिएशन ही है, और यही रीजन है, यही रेज है जिनकी वजह से हमको सन से इतना सारा धूप, इतना सारा हीट मिलता रहता है।
एंड दूसरी बात कि दिस रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत उनको नहीं है। मीडियम हो तो भी चलेगा, अगर नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो ये इसका खासियत है, मीडियम की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए तो फिर भी मीडियम लगता है, लेकिन रेडिएशन डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम एंड दैट्स व्हाई इट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो। तो वैक्यूम में भी ये रेडिएशन जो है वो जा सकते हैं। हीट कैन ट्रैवल इन वैक्यूम आल्सो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which are of infrared and microwave type। और इनका जो वेवलेंथ है वो भी तुमको याद होगा, 8000 एंगस्ट्रॉम से लेके 2 लाख एंगस्ट्रॉम तक ये जो इनका वेवलेंथ रेंज होता है। याद रखो ये भी ठीक से, wavelength range of radiation is from 8000 angstrom to 2 lakhs angstrom, remember, and these are called as radiation। तीसरी बात जो है वो ये है कि रेडिएशन के द्वारा जब हीट इमिट किया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है एंड इट फॉलोज ऑल द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये जो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सभी लॉज वो ओबे करता है। कैसे इंप्रूव कर सकते हैं बताओ? हाउ कैन वी बी श्योर दैट हीट ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन? उसका एग्जांपल है, रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है सोलर कुकर। हम जानते हैं सोलर कुकर के अंदर जो खाना पका हुआ होता है, यहाँ पे जो खाना हम रखते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे सन से जो निकलने वाले रेज है वो सीधा इसके ऊपर आके गिरते हैं और इंसिडेंट होकर रिफ्लेक्ट होते हैं और यहाँ पे जाके हीट पैदा करते हैं, यही कहा जाता है। तो ये जो सन के रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होने के लिए ये जरूरी है ना कि ये जो हीट रेडिएशन जो है, ये हीट रेडिएशन रिफ्लेक्शन के लॉज तो ओबे करे। तो अगर हीट जो है वो अगर रिफ्लेक्शन के लॉज ही अगर ओबे नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे खाना कैसे पकेगा और ये मिरर काम कैसे करेगा? तो इसलिए यहाँ पे जब मिरर काम करता है और अगर ये सब रेज जो है वो इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे अगर कलेक्ट होते हैं तो इसका मतलब ही ये है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ओबेड बाय दिस रेडिएशन, हीट इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो आर ओबेड बाय द हीट रेडिएशंस। एंड उसका जो प्रूफ है वो हम जानते हैं कि इफ देयर इज अ प्रिज्म लाइक दिस, तो अगर एक प्रिज्म है तो इस प्रिज्म के अंदर से हम जब पैरेलल रेज अगर एंटर करते हैं तो हम जानते हैं कि जब जहाँ पे भी वो कलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट पैदा हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से द हीट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड एंड कन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट वेयर इट कैन बी कॉन्सेंट्रेटेड। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होने का जो एबिलिटी है वो तभी हो सकता है जब ये बेंड होते हैं हीट रेज। अगर हीट रेज बेंड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्शन हो गया। तो इसलिए बोल सकते हैं कि हीट रेज कैन ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इन दिस वे।